तो बेटा हम लोग वेव पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और वेव में कल हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव, ऑर्गन पाइप वगैरह सब पढ़ लिया था, तो वो कहानी हो गई। आज बेटा कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद बीट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ लेते हैं, दूसरा कुंड्स ट्यूब पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद बीट की कहानी करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। देखो बेटा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में बेटा बहुत आराम से सुनना, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, दरअसल ये जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किस काम के लिए है। तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब दरअसल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को फाइंड करने के लिए हम रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का मेथड अपनाते हैं, है ना। तो पहली बात तो कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द, it is used to find the speed of sound in air, speed of sound in air। एयर में साउंड की स्पीड फाइंड करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया। हाँ, एक मिनट। ठीक, चलो। तो इट इज़ यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत ही सिंपल सी कहानी बेटा, ये एक ट्यूब होता है बेटा, ऑर्गन पाइप जिसे आप कह सकते हैं, है ना। ये आगे चल करके ऐसे हो जाता है, आराम से सुनिएगा, ऐसे, ठीक है। इसमें भरा रहता है पानी, इसमें पानी भरा रहता है, वाटर पूरा ऊपर तक भरा रहता है, ये भरा रहेगा वाटर। ये क्या भरा हुआ बेटा, वाटर, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। और उसके बाद ये जो ट्यूब होता है बेटा वो रबर ट्यूब से जुड़ जाता है। ये तो ग्लास ट्यूब है, ग्लास का बना है, और ये रबर ट्यूब है। कौन सा ट्यूब बेटा, रबर ट्यूब, ठीक है, डरना नहीं, ये रबर ट्यूब है। और ये ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब, ठीक है, घबराने का नहीं भाई। और ये रबर का ट्यूब ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे करके एक बर्तन होता है, पॉट होता है, उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें भी पानी भर रहा है, ठीक है। हमें इसके, देखिए इसका यूज़ क्या है, जैसे हम इसको क्यों लगाते हैं, है ना, पूरा पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, ये क्यों हमने करा ऐसा, ताकि इसकी मदद से हम बेटा इसको ऊपर नीचे करने से हम पानी के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से। चाहेंगे कि अगर पानी का लेवल ऊपर लाना है तो ऊपर भी ला सकते हैं, नीचे लाना नीचे ला सकते हैं, इसकी मदद से ऊपर नीचे करेंगे तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, बिल्कुल आराम से सुनना, ईजी है। अब बेटा ये एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, और ये ट्यूनिंग फॉर्क पहले से हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता है ना, नोन फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इज नोन। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नोन फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑलरेडी पहले से फ्रीक्वेंसी पता, वही ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे ताकि एक बार पटकेंगे इसे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन साउंड भेजेगा। पहले तो समझ में आया। यहाँ पर बेटा ये एयर कॉलम है, पानी का लेवल नीचे जाएगा तो एयर कॉलम बढ़ेगा, पानी का लेवल ऊपर आएगा तो एयर कॉलम घटेगा। एयर कॉलम की लेंथ मेजर करने के लिए बेटा बगल में मीटर स्केल लगा देते हैं, ठीक है, स्केल लगा देते हैं, जिससे कि हम एयर कॉलम का लेंथ मेजर कर सकें। बोलो क्लियर हो गया। चलिए, पहले तो ये डायग्राम है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बेटा अब हम लोग करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, वाटर लेवल, जो वाटर लेवल जैसे यहाँ तक भरा हुआ है फुल कंप्लीट, ऐसा मान के चलो फुल, ठीक है, इसमें वाटर पूरा भरा हुआ है, क्लियर। अब इसमें करते क्या है, कैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो पहले तो ये बात समझ में आ गई, डायग्राम क्लियर हो गया। ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर ये रबर ट्यूब जोड़ दिया, और उसके बाद ये एक छोटा सा पॉट यानी बर्तन है ये, ठीक है बेटा। वाटर पूरा भरा हुआ है, वाटर ऊपर, ये पूरा ऊपर नीचे करेंगे, वाटर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, टेंशन मत लेना। अब क्या करते हैं, वाटर लेवल हम नीचे करते हैं, वाटर लेवल क्या करते हैं, नीचे, और ये ऑसिलेट कर रहा, वाटर लेवल नीचे करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा,
जब आप वाटर लेवल को नीचे करते हैं तो एक टाइम पर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो है बेटा एक टाइम पर देखिए, मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ आया, बिल्कुल आराम से सुनना, वाटर लेवल हम जैसे नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए, करते करते, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो अचानक से तेज साउंड सुनाई दिया। तेज साउंड सुनाई देने का मतलब स्टैंडिंग वेव का बनना है। जब स्टैंडिंग वेव बनता है बेटा, उसमें आपको तेज साउंड सुनाई देगा। यानी आप यहाँ से साउंड भेज रहे हैं, अभी वाटर लेवल यहाँ पर है, तो आपको कोई साउंड वाउंड नहीं सुनाई देगा। आप ये ट्यूनिंग फॉर्क से वेव निकल रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क बहुत करीब लाते ना कान को, तब घन सा आवाज़ लगता है, लेकिन दूर कर देंगे, आप यहाँ पर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी उसकी। वेव प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग वेव नहीं बन रहा है। जैसे ही स्टैंडिंग वेव बनेगा तो तेज आवाज़ आने लगेगी, तो हम ले रही है तो स्टैंडिंग वेव बन गया। वही ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, और जैसे ही स्टैंडिंग वेव बनेगा तो आपको आवाज़ उसकी सुनाई देने लगेगी। तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ स्टैंडिंग वेव बना, उस समय एयर कॉलम की लेंथ मैंने L1 देखा है ना। अब एक बात बताओ बेटा, कल का अगर पूरा लेक्चर याद हो तो आपको बताओ मुझे कि प्रेशर वेव का ओपन एंड पर नोड बनता है कि एंटी नोड? प्रेशर वेव का तो ओपन एंड पर नोड बनता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो पहली बार अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो यहाँ पर बेटा ये नोड और यहाँ एंटी नोड बनता है ना, ऐसे करके दिखा देते हैं, ये नोड और ये एंटी नोड बनता है यहाँ पर, क्लोज्ड एंड पर एंटी नोड। तो दरअसल क्या होता है बेटा, अगर आप ठीक से देखो तो ये और जो ट्यूब है बेटा, इसका एंड यहाँ है, लेकिन नोड एग्जैक्टली एंड पर नहीं बनता है, नोड एग्जैक्टली एंड पर नहीं बनता, थोड़ा बाहर बनता है। तो ये जो थोड़ा बाहर बनता है इसको बोलते हैं एंड करेक्शन, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एंड करेक्शन, यानी ई इक्वल टू होता है एंड करेक्शन। और ये सारे बच्चे याद रखेंगे, हम लोग को इसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एंड करेक्शन जो होता है वो 0.6 इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर क्या बेटा? रेडियस ऑफ द ट्यूब। कभी कभी बोलेगा एंड करेक्शन नहीं मालूम है, रेडियस मालूम है, ट्यूब का रेडियस मालूम है, तो रेडियस में 0.6 मल्टीप्लाई करो तो ये पता चल जाए कि ओपन एंड से नोड कितना ऊपर बनेगा, ये नहीं एंड करेक्शन कहलाता है। तो ये 0.6 आर होता है। हमें इसमें नहीं जाना है कि कहाँ से आया। भैया हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नासा की तैयारी तो कर नहीं रहे, इसे जितना बताया जा रहा बहुत सिंपल सी कहानी। अब सुनो बेटा, नोड और एंटी नोड, बताओ नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, जल्दी बताओ। तो नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है λ/4। पढ़ाया था स्टैंडिंग वेव में, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4, जो कि होगा यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन क्या L1 + E के बराबर होगा? यस सर, L1 + E। और क्या लैम्डा बराबर V/F होता है? V बराबर F लैम्डा, तो लैम्डा और कितना होगा? V/F, तो V/4F इक्वल टू L1 + E। बोलो क्लियर हुआ? घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ पर बेटा L1 L2 के टर्म्स में देना चाहता हूँ। एक काम करिए, फर्स्ट इक्वेशन, एंड करेक्शन हटाना है मुझे, ठीक है। अब हम लोग फिर से वाटर कॉलम को फिर, अच्छा ये देखो बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा, ये क्लोज्ड एंड की तरह है ना बेटा, या वाटर लेवल आ गया, क्लोज्ड एंड की तरह काम करेगा। पहले लिखो यहाँ तक, लिखो पहले यहाँ तक लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। घबराना नहीं है, सिंपल कहानी है बेटा। हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बड़े आराम से जल्दी लिखो, बड़े आराम से जल्दी लिखो। लिख पड़े। चलो भाई मिटाते हैं। ई को क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। तो L1 + E, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। ये देखिए मैंने कर लिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, मिटा दूँ? चलो मिटाते हैं। देखो अब अगर मान लो बेटा, इधर ध्यान देना,
देखो अगर मान लो बेटा फिर वाटर कॉलम को थोड़ा और नीचे करते हैं, पहली बार सुनाई दिया ओके, ये फंडामेंटल के बराबर जैसा है, फिर और इसको नीचे करेंगे तो वाटर कॉलम फिर हम नीचे करते हैं बेटा। तो इस ट्यूब में बेटा ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब में जो वाटर भरा बेटा वो अब यहाँ आ गया, पानी का लेवल और डाउन गया। हमने देखा कि एयर कॉलम यानी एयर में इतनी दूर में एयर है, इसका लेंथ L2 है। L2 क्या बेटा? लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम देखते हैं फिर से हमें तेज साउंड सुनाई दिया, तो हम बोलेंगे अरे सर इसका मतलब फिर से स्टैंडिंग वेव बना, नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव बना, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर ये एंटी नोड। ओके सर, ये एंड करेक्शन के बराबर का डिस्टेंस होगा। ओके सर, अब बताओ बेटा कितना होगा? तो देखिए नोड एंटी नोड λ/4 λ/4 λ/4, बताओ बेटा कितना होगा? 3 λ/4। तो हम बोलेंगे सर 3 λ/4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई, है ना बेटा? लैम्डा की वैल्यू कितना लिखेंगे? V/F, तो 4F बराबर L2 प्लस ई। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप गौर से समझो बेटा, एंड करेक्शन हटाने के लिए दोनों को माइनस कर लो। देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो सेकेंड क्या है बेटा? 3V/4F, 3V/4F में से V/4F जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं तो E से E कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो L2 माइनस L1 बचेगा, L2 माइनस L1। देखिए आप 4F एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2, 2V/4F बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1, 2 2 जा 4, तो V की वैल्यू हो जाएगा 2F, इधर आएगा तो 2F ब्रैकेट में L2 माइनस L1 होगा। इस तरह से बेटा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की मेथड से हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फाइंड कर लिया। क्या फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से मालूम है? यस, L2 और L1 हमने देख लिया है, मीटर स्केल की रीडिंग ले ली है। L2 लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इस केस में, है ना बेटा? फंडामेंटल के बाद जो थर्ड हार्मोनिक होता है, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, याद है ना? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसे मिलता है। और उसके बाद L1, जब पहली बार तेज साउंड सुनाई दे रही फंडामेंटल, उस समय एयर कॉलम की लेंथ। इस तरह से मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर लिया। ये मेथड है, ये सबको आना चाहिए, ये बहुत आसान था, वेरी इजी था, लिखो इसे, वेरी इजी था, लिखो इसे, जल्दी लिखो और ईमानदारी से लिखो, और ईमानदारी से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े आराम से, बड़े आराम से। तो इस तरह से हमने रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं कुंट्ज ट्यूब। कुंट्ज ट्यूब भी बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मेजर करने का तरीका है, ठीक है ना? तो डोंट वरी, वो भी आसान है, अभी बता देता हूँ, ठीक है? डरना नहीं है। अच्छा भाई, कुंट्ज ट्यूब क्या है भाई? बिठा दूँ? चलो, देखो देखो बेटा, तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब समझ में आया? बिल्कुल आसान, बेहद आसान। अब देखिए कुंट्ज ट्यूब, देखो बेटा घबरा मत जाना। कुंट्ज ट्यूब, कुंट्ज ट्यूब क्या है बेटा? क्यों पढ़ रहे हैं? कुंट्ज ट्यूब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से हम फिर से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा है it is used to find the speed of sound in gas or air, speed of sound in gas or air, एयर या गैस किसी में भी आप साउंड की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आ रहा समझ में? देखिए कैसे, घबराना नहीं है। पहले तो बेटा कुंट्ज ट्यूब को समझिए। कुंट्ज ट्यूब में क्या होता बेटा? ध्यान देना, पहले डायग्राम बना रहा हूँ, डर मत जाना, घबरा मत जाना।
डर मत जाना, घबरा मत जाना, ठीक है। अब डरने का नहीं, पहले तो आप ये समझ लो डरने का नहीं है, समझने का है, डरने का नहीं। बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा कुंज ट्यूब में एक ट्यूब होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब, ओके। 2 डिस्क हैं, पिस्टन है, ये पिस्टन फिक्स्ड है, एक रॉड से फिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो पिस्टन है बेटा, ये पिस्टन आप देख रहे हैं एक रॉड से जुड़ा हुआ, और रॉड ये ऐसे क्लैम्प्ड है ऐसे। अब क्या होता है बेटा, इसमें एयर भर दो या गैस भर दो, ठीक है बेटा। ये ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब, 2 पिस्टन दिख रहा है ना, ये पिस्टन फिक्स्ड है, ओके, और यहाँ रॉड ऐसे जुड़ा है, ओके, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इस ट्यूब के अंदर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दो। कौन सा पाउडर? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बेटा बहुत हल्का पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर भर दो, है ना, छीट दो, है ना, फैला दो ऐसे करके। लाइकोपोडियम पाउडर काफ़ी लो डेंसिटी का होता है, बहुत हल्का होता है, यहाँ फैला दो, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर क्या करो बेटा, यहाँ पर से हथौड़ा मारो, ऐसे करके ना हथौड़ा मारो, ठीक है। ऐसे करके बेटा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करके बेटा आपने हथौड़ा मारा, टन, तो क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। देख रहे हो, इसमें बेटा कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाला जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो आगे चलेगा, है ना, इसको भी ऐसे करके हिलाएगा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, तो इनकमिंग और आउटगोइंग वेव सुपर इम्पोज होगा। ध्यान देना, यहाँ से आएगा तो क्या रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, हाँ रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आएगा तो इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ मैंने क्लैम्प किया हुआ है तो यहाँ पर बेटा नोड बनता है, तो ये ऐसे, और यहाँ क्लोज ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ तो इसका ऐसे से ऑसिलेट नहीं कर रहा है, दरअसल यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, यहाँ ना के बराबर स्टैंडिंग वेव बन जाता बेटा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके स्टैंडिंग वेव बनता है, डरना नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, एंटी नोड बन रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट, फील करो बस। एक रॉड है, ऐसे ऐसे जा रहा है साउंड, आपने ऐसे करा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, मैकेनिकल है, ऐसे मारा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो ऐसे ऐसे करके जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, इधर से इंसिडेंट और इधर से रिफ्लेक्टेड, सुपर इम्पोज होगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। रॉड में स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, रस्सी में नहीं बनता है, रस्सी में ट्रांसवर्स वाला देखा था, रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वाला देख रहे हैं। ये का मतलब ऐसे मत समझना कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ये है ऐसे ऐसे, यहाँ एंटी नोड बना है डिस्प्लेसमेंट का, नहीं आया समझ में। और इस तरह से यहाँ ये ऑसिलेट कर रहा है, और जैसे ये पिस्टन ऐसे ऑसिलेट करेगा तो क्या यहाँ पर एयर जो है या जो गैस है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा ना, ऐसे वाइब्रेशन, और वो आगे जाएगा। देखिए इसके पिस्टन के ऐसे ऐसे करने से क्या होगा बेटा, गैस क्या होगा, गैस के पार्टिकल भी वाइब्रेशन फील करेंगे, डिस्टर्बेंस फील करेंगे, ये आगे बढ़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ भी स्टैंडिंग वेव बनेगा। यानी यहाँ पर कितने स्टैंडिंग में, 2, एक रॉड में और एक गैस में। नहीं आया, पहले बताओ आया नहीं आया। अच्छा बताओ, हम तो गैस के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनता है उसमें प्रेशर वेव ज़्यादातर दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव बहुत कम दिखाते हैं। प्रेशर में वेरिएशन हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम प्रेशर में क्या वेरिएशन है ये देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर ओपन, ये क्लोज्ड एंड है बेटा, क्या यहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड बनता है कि नोड बनता है, तो ओपन एंड पर बनता था नोड और क्लोज्ड एंड पर प्रेशर का एंटी नोड बनता था। तो एंटी नोड देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा वेरी करेगा, तो देखिए इस तरह से ऐसे मान लो कोई एक लूप बना लो, फंडामेंटल लूप भी बन सकता है, डोंट वरी। चलो फंडामेंटल लूप बनाते हैं, चलो ऐसे करके लूप बना देते हैं ऐसे, ये भी तो क्लोज्ड एंड की तरह है। तो इस तरह से लूप बनता बेटा, घबराना नहीं, इस तरह से लूप बनता है।
ये लूप बना रहा हूँ तो क्या मतलब एयर के पार्टिकल ऐसे, गैस के पार्टिकल ऐसे सॉलिड करें? नहीं सर, ये नोड है, यानी यहाँ प्रेशर नॉर्मल, यहाँ प्रेशर नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से नीचे, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से नीचे, प्रेशर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे हो रहा है। यहाँ प्रेशर का नोड, यहाँ प्रेशर नॉर्मल है, यहाँ प्रेशर का कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। आ रहा समझ में? ये देखिए ऑर्गन पाइप में प्रेशर वे बनाते थे ना ये, तो जहाँ पर प्रेशर नॉर्मल है वहाँ पे क्या होता है, लाइकोपोडियम यहाँ पे हीप बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? हीप। ये हीप बनता है। देखिए लाइकोपोडियम पाउडर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ प्रेशर बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल है तो यहाँ पर बेटा हीप बन जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा ढेर लग जाएगा जिसे बोलते हैं हीप, यहाँ पर भी हीप बन जाएगा बेटा। ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे मीटर स्केल लगा देते हैं और मीटर स्केल की मदद से, ध्यान दीजिएगा बेटा, मीटर स्केल की मदद से हम जो है, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, ये मीटर स्केल लगा हुआ बेटा, मीटर स्केल की मदद से सोच के देखो, अगर आप समझदार हो, ये लाइकोपोडियम पाउडर है, अगर आप समझदार हो, हीप ऑफ लाइकोपोडियम लिख देते हैं, हीप ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है बेटा। अगर आप समझदार हो, जब यहाँ पे कुल मिला के बेटा यहाँ स्टैंडिंग वेव बनता है। देखो ज़्यादा ये चक्र में सर कितने लूप बनाए हो, अच्छा ऐसा भी है, अरे भाई कुछ भी बन सकता है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, तो परेशान मत होना। तो यहाँ पर बेटा ये हीप बन जाता है। हीप कहाँ पर बनेगा? जहाँ प्रेशर का नोड होगा, वहाँ प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा, तो पाउडर हट जाता वहाँ से, है ना, यहाँ पर कम ज़्यादा, तो यहाँ हीप बनता बेटा। वो हीप हम देख पा रहे हैं, ये हीप दिख जाता साफ साफ। और दो नोड, ये नोड है ना, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस, यानी दो हीप के बीच का डिस्टेंस, क्या वो λ/2 के बराबर होगा? यस, यानी गैस के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बना उसमें वेवलेंथ अगर λg है तो λg/2 कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। नहीं आया, पहले देखो क्या करना है। ये रॉड है, समझ में आ रहा है? ओके। ये ट्यूब है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके। ये क्या है? पिस्टन है, दिख रहा है? ओके। रॉड को आपने ऐसे मारा, क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चला, रिफ्लेक्ट होके आएगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड स्टैंडिंग वेव बनाएगा, बन गया स्टैंडिंग वेव, इसमें बन गया। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, स्टैंडिंग वेव बन गया, कंसेप्ट समझना बेटा। ओके, बन गया, ठीक। अब ये जब ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, तो क्या एयर भी या गैस में वाइब्रेशन नहीं होगा? वो आगे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा, तो वो उसमें भी स्टैंडिंग वेव बनेगा, गैस में भी। तो कितने स्टैंडिंग वेव है? एक रॉड में और एक गैस में। क्लियर हुआ? ये क्या बेटा? रॉड। ये रॉड में स्टैंडिंग वेव बना और ये गैस के अंदर स्टैंडिंग वेव बना। अब ये मत कहिए कि सर यही बनेगा क्या? अलग अलग भी बन सकते हैं भाई, मैं तो एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए, अगर आप मान लेते कि फंडामेंटल होता, आप फर्स्ट हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक मान सकते थे, थर्ड हार्मोनिक मान सकते थे, टेंशन नहीं लेने का भाई। दो हीप के बीच में मेरे को बस स्पीड निकालनी है और मेरे दिमाग में साफ साफ चल रहा है, वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मेजर हो जाए, वेवलेंथ मेजर हो जाए, काम हो गया। यही तो करना है स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए, वही काम करना है। लैम्डा निकालने के लिए पहले तो आपको दो नोड के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो कि λ/2 कहलाता है, λ/2 हो गया, है ना। तो परेशान नहीं होना। बताइए, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यहाँ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसे यहाँ भी हुई। तो पहली बात तो बेटा, रॉड में जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और गैस में जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या इक्वल होता है? यस, क्योंकि उस एक ही साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है ना, एक ही लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि यहाँ भी आया है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। अब फ्रीक्वेंसी होता है v/λ, क्योंकि v बराबर f लैम्डा, देखो ना, v बराबर f लैम्डा, f बराबर कितना होगा? v/λ। v यहाँ पर लेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन रॉड अपॉन लैम्डा। रॉड क्या? रॉड में जो स्टैंडिंग वेव बना है, ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस अपॉन गैस में वेवलेंथ। ये हो जाए तो काम हो जाएगा। देखिए, रॉड में जो वेव की वेलोसिटी होती है बेटा, अब याद है आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल होता है तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये तो किसी मीडियम में होता है। और रॉड में बेटा यंग्स मॉडुलस लेते हैं। कौन सा मॉडुलस लेते हैं? यंग्स मॉडुलस। यानी अगर कभी लॉन्ग रॉड हो और उसमें बोले स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो रॉड में तो अंडर रूट यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड अपॉन डेंसिटी। क्लियर? अच्छा, फिर रॉड में वेवलेंथ देखो आसानी से निकाल सकते हैं। ये लेंथ हमें मालूम है LR, रॉड की लेंथ LR। सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाओ, क्या एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/2 होता है? यस, यहाँ लिख देता हूँ,
क्या एल आर की वैल्यू लैम्डा बाई 2 है? यस। तो क्या लैम्डा की वैल्यू 2 एल आर नहीं होगा? क्या लिख देंगे 1/2 एल आर। घबराना नहीं है, आसान है। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें निकालना है और लैम्डा, यहाँ लैम्डा मालूम है क्या? यस मालूम है। अरे मालूम है भाई, ये लेंथ मालूम है ना, दो हीप के बीच का सेपरेशन। अगर दो हीप के बीच का सेपरेशन एल है तो लैम्डा जी बराबर क्या होगा? 2l। एल क्या बेटा? सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव हीप्स। जो लाइकोपोडियम पाउडर का जो हीप बनेगा उसके बीच का सेपरेशन हमने मीटर स्केल से मेजर कर लिया। अब क्या करना है? 2 से 2 कैंसिल, लो जी v हो गया। स्पीड ऑफ साउंड L अपॉन एल आर अंडर रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रॉड। ये रॉड की डेंसिटी है बेटा। नहीं आया। L क्या है जल्दी बताओ? सेपरेशन बिटवीन द हीप्स। क्या लिख दूं? सेपरेशन बिटवीन हीप्स, टू हिप्स। एल आर क्या? लेंथ ऑफ द रॉड। बहुत कंफ्यूजन है। क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है? प्रोसीड कहां से करा? F1 बराबर F2। रॉड में स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी, गैस में स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्डा, रॉड में वेलोसिटी अंडर रूट y बाई रो, और डेंसिटी मतलब सॉरी वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकाला? रॉड की लेंथ मालूम है, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, लैम्डा r बाई 2 यहाँ रख दिया। लैम्डा r की वैल्यू 2 LR। गैस में साउंड की स्पीड निकालनी है और ये लैम्डा कैसे निकालेंगे? यहाँ के सेपरेशन से। L मालूम है तो लैम्डा g बाई 2 होता है, लैम्डा g निकल गया। मतलब करना क्या है? सिंपली दो हीप के बीच का लेंथ मेजर करना है, रॉड की लेंथ मालूम होनी चाहिए, काम हो गया। देखो पहुँचो जल्दी, जल्दी लिखो। जल्दी भाई, बहुत ही कष्ट होगा लोगों को, मुझे मालूम है, मैं आपको जानता हूँ बेटा। बहुत लोगों को कष्टों का पूरा अंबार लग गया होगा। सर डर ही डर है, सर डर ही डर है, बहुत खतरनाक है, डर ही डर है। इट इज़ यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और एयर। हे भगवान, गैस में साउंड की स्पीड कैसे निकाल लिया कुंड ट्यूब से भाई? बहुत मज़ेदार है ये। कुंड बहुत खतरनाक प्राणी था, कम वक्त। जल्दी, सिंपल है यार। क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन कराऊंगा, याद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कराते ही सब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले याद कर लो बस। नहीं याद है तो एक बार सोच लो ना। लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ से लैम्डा निकल गया, यहाँ पर हीप के बीच का सेपरेशन, यहाँ से लैम्डा निकल गया, फ्रीक्वेंसी में v बाई लैम्डा हो गया भाई। इतना तो दिमाग लगा लो जल्दी। तो ये था कुंड्स ट्यूब। अब हम लोग बीट्स पढ़ लें, बस दो ही टॉपिक बचे हैं, बीट्स और इंटरफेरेंस। बीट्स पढ़ लेते हैं। क्यों बच्चों, बीट्स पढ़ ले? बीट्स पढ़ लेते तो कल थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा ना, थोड़ा बीट्स के क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, ये सब कुछ एक मिक्स्ड क्वेश्चन पूरा दौर करा दूंगा कल। परसों फिनिश कर दूंगा, ठीक है? अगले लेक्चर में बेटा कंप्लीट ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगले लेक्चर में ये कल के बाद परसों कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद ये परसों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मिटाए? चलो चलो भाई, चलो मुंडी पर करो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीट्स। बीट्स, ठीक है भाई। तो बीट्स जो है हमने पूरा स्टैंडिंग वेव पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया। स्टैंडिंग वेव सुपरपोजिशन का एक पार्ट था, वो मैंने पढ़ लिया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, बीट्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए देखो बच्चों, बीट्स क्या है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें वेव का सुपरपोजिशन फिर से होगा।
है ना, वेव का सुपरपोजिशन। फिर से अच्छा, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। यही पढ़ते ना, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी। स्टैंडिंग वेव ये पढ़े थे। बीट्स में क्या होता है बेटा, व्हेन टू वेव्स traveling in same direction, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या इक्वल है बच्चों, नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली अलग है, डिफरेंट है, हल्का सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, हल्का सा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर सुपरपोजिशन के बाद वी गेट बीट्स, वी हियर्स बीट्स, हमें बीट सुनाई देता है। पहले तो यहां पर बेटा दोनों वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। एक की फ्रीक्वेंसी अगर f1 है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2 होगी, और ये जो अंतर है बेटा वो छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब लेस देन 10 हर्ट्ज होगा। बताया था कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 1/10 सेकंड है, दो आवाज़ों के बीच 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, तभी आपको वो रिकॉग्नाइज्ड होगा कि दो अलग अलग आवाज़ है। तो यहाँ पर बेटा जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वो 10 हर्ट्ज से कम होगा, 10 हर्ट्ज से क्या होगा, कम होगा, तब आपको बीट सुनाई देगा। अभी आप समझ लोगे बीट क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो 10 हर्ट्ज से कम होगा, इसलिए मैंने वर्ड लिखा स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी उनके बीच का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वो स्लाइट होगा, हल्का सा अंतर होगा, ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा हो तो पता ही नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा ढंग से। क्लियर? चलिए अब इसको मिटाते हैं और अब बीट पे फोकस करते हैं। ठीक है, बीट पे फोकस करते हैं। आइए बेटा बीट पढ़ते हैं ना, देखिए ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो मैं समझाऊंगा आपको, है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर बेटा जैसे दो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये और ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी है f2, दोनों से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड निकल रहा है, यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड निकल रहा है, और यहाँ पर आप जो है सुन रहे हैं। ये ऑब्जर्वर है बेटा, इसके पास दोनों साउंड एक साथ पहुँचेंगे, यानी यहाँ पर जो मीडियम का पार्टिकल होगा उस पर दोनों वेव, दोनों SHM एक साथ पहुँचेंगे, ऐसे समझ के चलना। तो क्या होता है बेटा, जो इस सुनेगा वो क्या सुनाई देगा, इसको जानते हो कैसा सुनाई देगा, एम्बुलेंस की आवाज़ सुने हो, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनो, टे 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 टे, ऐसे करके नहीं होता है, टी 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 टी, अरे सुनाई देता है नहीं सुनाई देता भाई, एम्बुलेंस की आवाज़ वही वाला आपको सुनाई देगा, एम्बुलेंस टाइप का आवाज़ अचानक से बढ़ता, अचानक से नहीं बढ़ेगा, टे 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 टे, ऐसे सुनाई देगा, पों 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 पों, ऐसे सुनाई देगा। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब दोनों वेव ऐसे करके चलते हैं बेटा, जब दोनों वेव चलते हैं सुपर इम्पोज होते हैं। चलिए जहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है तो हम देखते हैं पहले वेव का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, क्या फ्रीक्वेंसी अलग है, यस सर, ओमेगा 1t माइनस k1x, भाई k भी तो अलग रहेगा, क्यों अलग रहेगा सर, प्रोपगेशन कांस्टेंट लैम्डा पर डिपेंड करता है, v बराबर एफ लैम्डा, v तो दोनों वेव का स्पीड सेम है, एक ही मीडियम में एयर में, फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ भी अलग अलग होगा, है ना। y2 बराबर a साइन, क्या फ्रीक्वेंसी अलग है, यस सर, ओमेगा 2t माइनस k। तो क्या होता है बेटा कि हम लोग देखते हैं क्या सुपर पोजिशन हो रहा है ना, सुपर पोजिशन हो रहा है ना,
तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग मान लेते हैं जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा हुआ x बराबर 0 है, तो 0 करने से क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ें हमें बीट की कहानी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो एक काम करते हैं, इसको 0 0 समझ लेते हैं। तो क्या होगा वेव का इक्वेशन, अब इस केस में y1 बराबर होगा एट x बराबर 0, एट ऊपर मिटा दूँ, ऊपर मिटा देता हूँ, एट x बराबर 0, ध्यान देना बेटा, एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये जो पार्टिकल होगा पहले वेव के अनुसार जो SHM करेगा 0 कर लो, तो y1 की वैल्यू कितना होगा बेटा, a साइन ओमेगा 1 इंटू टी, बोलो सही लिखा, और y2 की वैल्यू कितना होगा, a साइन ओमेगा 2 इंटू टी, बोलो क्लियर। x बराबर 0 वाला पार्टिकल जो है, जो मेरे कान के पास है, ऑब्जर्वर यहीं पर है, उसको ये पार्टिकल दो वेव आएगा, दोनों SHM कराएंगे, तो SHM का सुपरपोजिशन होगा, ऐसा समझ के चलो। ऑन सुपरपोजिशन वाई नेट, ऑन सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट जो होगा y वो y1 प्लस y2 होगा, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। तो यहाँ पर बेटा y1 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू ये, दोनों ऐड करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा, यस सर, और ये आएगा साइन ओमेगा 1 इंटू टी प्लस साइन ओमेगा 2 इंटू टी। यहाँ पर बेटा मैं बुद्धि लगा रहा हूँ, क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम कराया है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर देखिएगा बेटा क्या आएगा, 2 आगे कर लो, साइन सी प्लस डी बाई 2, पहले दोनों को ऐड करो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, टी कॉमन हो जाएगा ना, ऐसे लिख देता हूँ, टी कॉमन करके यहाँ लिख देता हूँ, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों को ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। बोलो यहाँ तक समझ में आया, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये कहानी क्या है, y1 प्लस y2, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल तो सिंपल है ना, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है y1 प्लस y2, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कई बार बताया मैंने। y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू में a और a कॉमन हो गया, कॉमन कर लिया, साइन c प्लस साइन d की वैल्यू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पहले यहाँ तक टीप लो, पहले टीप लो, बात करते हैं, पहले टीपो, यहाँ तक प्यार से लिखो और जल्दी लिखना, देर मत करना, जल्दी लिखो बेटा। जल्दी 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 टीपो, जल्दी जल्दी टीपो, मिलके लिखो, मिलके लिखो। क्या लिखा दिया सर आपने, खतरनाक लिखा दिया, जल्दी लिखो। हो गया बेटा, सही सही बताओ, हो गया, चलो ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। देखो बेटा यहाँ तक आपने समझा, क्या समझा बेटा, ये समझा। इसमें क्या होता है बेटा, आप जरा गौर करो, आप जरा गौर करो, ध्यान से देखो, जो y बराबर 2a, इसमें क्या होता है बेटा, कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी है, यही आया ना, ये चीज मैंने लिखी। दरअसल बेटा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट, यानी वहां पर बेटा एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलो पहले एम्पलीट्यूड समझते हैं। सुपरपोजिशन के बाद जो नया वेव आ रहा बेटा, वो सबसे पहले बात तो ये आ रहा है, इसमें ये वाला टर्म जो होता बेटा, ये एम्पलीट्यूड है। नहीं आया समझ में, पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, अभी ना चीज़ें थोड़ी सी और समझाता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले नीचे तो लिख लिया होगा ना, फिर मिटाते हैं, देखो इधर मिटा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, समझो पहले, ध्यान से समझो। इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी y बराबर
ए बी इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है बेटा कि जो पहला वेव है जब एक्स बराबर 0 करा था तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, अगर मैं ग्राफ से थोड़ा समझाऊं कि देखिए ये टाइम है और ये बेटा y1 है ना बेटा। तो ये वाला जब x बराबर 0 पर 0 पुट करने के बाद y बराबर a साइन ओमेगा 1t आया था, तो दरअसल क्या होता है, वेव ऐसा होता है, ये इसमें सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से, है ना, इसका अपना फ्रीक्वेंसी है। x बराबर 0 किया था तो दूसरा वेव, तो क्या होता बेटा, ये दूसरा वेव है जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सुनना। ये टाइम और ये y2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में अलग होगा, इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा मिलेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका टाइम पीरियड कम रहेगा। ये ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब आप देख रहे हैं दोनों सुपर इम्पोज होगा। ये देखिए, ये पहला वेव है, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव। ये कब है, x बराबर 0 पर खींचा है मैंने। जो पार्टिकल x बराबर 0 पर है वो SHM कर रहा है, दोनों SHM एक साथ पहुंच रहा है। पहला SHM के अनुसार इस तरह वैरी करता, दूसरे SHM के अनुसार इस तरह से ऑसिलेट करता, दोनों एक साथ आ गए। तो दोनों एक साथ आने पर बेटा ये जो होता है अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे वैरी करता। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे वैरी करता है, इस तरह का वेरिएशन मिलेगा। जो बताऊंगा ध्यान से सुनना, घबरा मत जाना। ऐसा होता है, ऐसे। जैसे क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है, तो क्या होता है, जैसे पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर मेरे हाथ में समझो, ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो मेरे कहाँ है, हाथ में, ठीक है। जब ये वाला आता है तो ऐसे ए, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये इसमें भी एम्पलीट्यूड ए है, ए, इसमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसका अलग फ्रीक्वेंसी है, ओके। जब दोनों सुपर इम्पोज होता है तो ऐसा होता है, एम्पलीट्यूड पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर छोटा होते लगता है एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड जैसे क्या होता है, 0 से थोड़ी दूर तक गया, वापस आया, फिर बढ़ता गया, फिर एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा हो गया, फिर एम्पलीट्यूड घटने लगा, बिल्कुल स्लो, फिर उसके बाद बढ़ने लगा मैक्सिमम, फिर डिक्रीज ऐसे। अब जैसे एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम सुनाई देगा, तो ऐसे से जो पो, ऐसे पो 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 ऐसे करके आएगा। नहीं आया समझ में? तो ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। इसमें देखिए ये जो बॉर्डर लाइन बनाया बेटा, ये बॉर्डर लाइन है, इसमें देखिए ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन में दिखाया, एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी कर रहा है ये। तो देखिए ये एम्पलीट्यूड है बेटा, ये ऑब्वियस सी बात है, एम्पलीट्यूड देखिए पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक था, तो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन को देखो, ये ऐसे करके एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। एम्पलीट्यूड को देखो बेटा, अगर मैं एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाऊं, एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ, कि एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाओ, बताओ एम्पलीट्यूड पहले t बराबर 0 पर क्या है, 0, तो मैं 0 बनाऊंगा। फिर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा, बढ़ रहा मैक्सिमम। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कभी तो आएगी। लोग बोलेगा सर इसको, आप इसको क्यों एम्पलीट्यूड, इसको लेते, इसको इधर करते, इसको इधर करते, तो मैं बोल रहा जो एम्पलीट्यूड है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम ही है, और ये ज़्यादा है, ये कम है। एक्चुअली एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड पहले 0, फिर बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते 0, फिर बढ़ते मैक्सिमम, ऐसे होता है ये। अरे यार नहीं समझ में आया, बोलो एम्पलीट्यूड वाला, ये ऐसे करके एरो बना देता हूँ, ऐसे, ये एम्पलीट्यूड है दरअसल। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हमें देखना है, बीट के अंदर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हमें देखना है। ये पहले लिख लो, यहाँ तक आराम से लिखो, जान मत दे देना। जल्दी,
बहुत बढ़िया, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया। चलिए बताइए, बीट का एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। चलो भाई देखते हैं, परेशान मत होना, परेशान बिल्कुल मत होना, यहीं पर हूँ मैं, सब समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। मिटा दूँ? ग्राफ बनाया ठीक से? इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली है, ये जब कोई पार्टिकल ऐसे से वैरी करता है ना बेटा, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ समझो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक्चुअली क्या होता है, इसमें दो ऑसिलेशन हो रहा है। एक तो मीन पोजीशन के अबाउट ये वाली ऑसिलेशन, और एक एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन हो रही है। एम्पलीट्यूड भी वैरी कर रहा है, दो ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक से देखो, दो ऑसिलेशन हो रहा है। कौन सा? एक तो मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाना, ये भी एक ऑसिलेशन है। दूसरा एम्पलीट्यूड का देखो, एम्पलीट्यूड अभी मिनिमम, थोड़ा गया, फिर बढ़ता गया, तो एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी, वही एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी ये है। ये वाला ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है बाई 2, ये वाली है, ये वाली बीच में जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है। देखो ये, इसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ये देखो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए मैंने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 वाले टर्म को एम्पलीट्यूड में शामिल किया। और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो रिजल्टेंट है, उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी है। इसमें एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है, दो दो वेरिएशन है, दो दो फ्रीक्वेंसीज है यहाँ। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनते हैं। चलो भैया, तो अब हम लोग को यहाँ पर, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मिटा दूँ बेटा? मिटा दूँ? अरे यार जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो प्लीज़। लिख लिया? चलो भाई मिटाते हैं। अब बेटा यहाँ पर मुझे बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी अगर ठीक से देखो तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी जरा ठीक से देखना बेटा। चलो बताओ, बीट जब हम दो वेव सुपर इम्पोज होता है तो जो एम्पलीट्यूड होता है ए बी से रिप्रेजेंट करे, वो कितना होता है? देखो तो जरा, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। यही है ना बेटा? यही है ना? चलो ध्यान देना, मिटा दो इधर, ध्यान देना भाई, सिंपल है। कैसे फाइंड करूंगा? देखो, जब साउंड वेव ज़्यादा सुनाई देता है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। डू यू नो, इंटेंसिटी जो होता है बेटा, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर? पढ़ाया मैंने ना? चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन से एम्पलीट्यूड देखो या प्रेशर के इक्वेशन से एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ऑलवेज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं याद है? तुम बहलो तुम लोग। चलो स्क्वायर करें, ये तो कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब सुनाई देगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी बेटा? कब कब होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी? जल्दी बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब सुनाई देगी? अगर ये मैक्सिमम होना है तो ये क्या होगा? 1 होना पड़ेगा। मतलब ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 होगा। 1 होने के लिए क्या होगा? इसको 0 डिग्री होना पड़ेगा, 180 डिग्री होना पड़ेगा। देखो cos 0 डिग्री भी 1 होता है और cos 180 डिग्री क्या होता है बेटा? -1, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो हम बोलेंगे सर एक बार पहले तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बिल्कुल आराम से सुनना, सुन रहे हो ना? एक काम करें, थोड़ा सा समझ लें, ध्यान से समझना। कैसे ऐसे कर सकते हैं बेटा? कॉस स्क्वायर, क्या इसे 2πf लिख दूँ?
क्या 2 पाई कैंसिल हो जाएगा? अरे सॉरी 2 पाई लिख दूँ, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सर। चलो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, और एफ बी लिख देते हैं, F1 माइनस F2 इज द एफ बी अपॉन 2 इंटू टी। अब सही है, 2 से 2 कैंसिल। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर पाई एफ बी इंटू टी। कन्फ्यूज मत होना बेटा, कन्फ्यूज मत होना। चलिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या पाई एफ बी इंटू टी को, जल्दी बताओ बेटा, पाई एफ बी इंटू टी को क्या होना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 0 डिग्री पाई, और बताओ 0 डिग्री या पाई, फिर एक चक्कर लगाओ 2 पाई, फिर देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखो 0 पाई, फिर यहाँ से वापस यहाँ आओ 2 पाई, फिर यहाँ से आए जाओ 3 पाई, फिर यहाँ से आ जाओ 4 पाई, ऐसे 3 पाई 4 पाई, इन सभी पर आपको मैक्सिमम सुनाई देगा। देखो 0 पे 1, cos 0 डिग्री 1 मैक्सिमम, cos पाई यानी 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर पाई जोड़ोगे तो 2 पाई, cos 2 पाई यानी cos 0 डिग्री का 1 होता है, इस लाइन पर cos 2 पाई भी 1 होगा बेटा, तो 2 पाई, फिर वापस यहाँ पाई जोड़ोगे तो 3 पाई, तो इन सभी पर क्या होगा, मैक्सिमम सुनाई देगा। क्या पाई डिवाइड में जाएगा तो एफ बी इंटू टी बराबर 0, नहीं आया समझ में। या एक काम करो यार, एक काम करो, कुछ लोग हमारे यहाँ बैल है, जोर से बोलो, कुछ लोग हमारे यहाँ इसको, कुछ लोग बोला एफ बी क्यों लिख रहे हो, चलो लो F1 माइनस F2 लिख लो, ठीक है। अब ठीक है, हमारे यहाँ खतरनाक प्राणियों का एक समूह है, हम दिखाएंगे बेटा। अब सही है, चलो कुछ लोग जान दे रहे एफ बी क्या है, लो भाई पूरा ही लिखता हूँ, मेहनत पूरा करवाओ मास्टर से, हम टीचर्स पूरी मेहनत करेंगे बेटा, और तुम तो बिना मेहनत के पास हो जाओगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 2 3 4 बोलो क्लियर। तो T 4 टाइम जिस पर आपको मैक्सिमा सुनाई देगा वो निकालो। देखो वो T इज द टाइम है ना, उस टाइम पर जिस टाइम पर मैक्सिमम सुनाई देगा, मैक्सिमम साउंड तेज सुनाई देगी, F1 माइनस F2 डिवाइड में जाएगा तो 0, 1 अपॉन F1 माइनस F2, फिर कॉमा 2 अपॉन F1 माइनस F2। ये सीक्वेंस चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। तो अगर मुझसे बोले कि ये तो सर हुआ मैक्सिमम, मिनिमम के लिए बेटा, मिनिमम के लिए मिनिमम इंटेंसिटी कब कब सुनाई देगी, अच्छा बताओ मिनिमम इंटेंसिटी कब कब सुनाई देगी, जल्दी बताओ। चलो मिनिमम इंटेंसिटी वाला टाइम देखते हैं। मिनिमम के लिए कॉस स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा, इसके लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा। यस सर 90 डिग्री, मतलब इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा ना बेटा, कॉस 90 डिग्री 0, और कॉस 90 0 तो कॉस 270 भी 0। तो यहाँ पर बोलेंगे बेटा पाई F1 माइनस F2 इंटू टी इक्वल टू 90 डिग्री 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे करके चलेगा ना सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, पाई जोड़ते चलो, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी बराबर कितना, पाई से पाई काट दो, ये कट गया, तो टी बराबर 1/2 F1 माइनस F2, 3/2 F1 माइनस F2, 5/2 F1 माइनस F2। पहुँचो पहले, यहाँ तक पहुँचो, डरना नहीं, मैं सब समझा रहा हूँ कि हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या यूज़ होने वाला है, पहले लिख लो इसे, इतना बताना पड़ता है, ज़रूरी है, आप पहले से लिख लो, प्यार से लिखो, डरो नहीं, प्यार से लिखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिखो, और डरना बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, हो गया बेटा? नहीं, कहाँ से होगा यार, ये लोग तो बिल्कुल स्लो स्लो, धीरे धीरे, मेरा साबुन सर कम काम करता है, मेरा साबुन स्लो है। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो बच्चों, परेशान मत होना, जल्दी लिखो।
जितना थ्योरी है उसका बहुत ही कम यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक बार ठीक से पहले पढ़ लो, लेकिन याद रखना जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। ऐसा परेशान मत होना, पहले लिख लो अच्छे से। हो गया? तो देखो बेटा, अच्छा बताओ, पहली बार मैक्सिमा सुनाई दिया तो कितने टाइम बाद मैक्सिमा सुनाई दे रहा है ये? तो जैसे क्या होता है बीट के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बीट के अंदर क्या होता है बेटा, पहले सुनो, लिखोगे को नहीं, लिखो नहीं कोई, ये टाइम है और ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप देखते हैं ऐसे होता है, ये ऐसे 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 बढ़ता जाता है, फिर ऐसे ऐसे घटता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, ऐसे ही होता है ना बेटा। फिर से बनाओ डायग्राम, गड़बड़ हो गया क्या? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, बड़े आराम से ऐसा करो, पहले ऐसे खींच लो, ये फिर ये, अब इसमें भर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा देखो, मैक्सिमा सुनाई देने में जो टाइम लगता है बेटा उसको 1 बीट कहते हैं, ये टाइम पीरियड ऑफ द बीट कहलाता है। ये टाइम गैप को क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड ऑफ द बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। सुनो ध्यान से, ये 1 बीट कहलाता है, मैक्सिमा से मैक्सिमा 1 बीट, और इसमें जो टाइम गैप होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। या मिनिमा से मिनिमा, दिस इज ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, दिस इज ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। ये जो टाइम गैप है बेटा, ये एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, इस एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। तो अगर आपसे बोलेगा 1 बीट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो जैसे सुनिए, मैक्सिमा से मैक्सिमा, जैसे टी बराबर 0 पर मैक्सिमा सुनाई दिया, उसके बाद जितने टाइम बाद मैक्सिमा सुनाई देगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर आप ये आप देखिए ना, मिनिमा से मिनिमा, मिनिमा से मिनिमा, देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस करोगे ना तो यही आएगा 1/f1 माइनस f2। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, बहुत आराम से सुनिए। तो पहले टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट देखें, टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, 1 बीट का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द सिंपली मैक्सिमा से मैक्सिमा का डिफरेंस देख लो, 1/f1 माइनस f2, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। देखो ना, इसका डिफरेंस भी देखो ना, 1/f1 माइनस f2 को अभी थोड़े 1 मानो, तो 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा, और 1/f1 माइनस f2। तो दो मिनिमम के बीच का भी टाइम वही आएगा जो दो मैक्सिमम के बीच का टाइम है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट निकल के आ गया। तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछ रहा था बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी को FB से लिखते हैं, 1 टाइम पीरियड होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? f1 माइनस f2, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। अब आज के बाद अगर आपसे बोले बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलना दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस f1 माइनस f2। बेसिकली बेटा ये पूरी जो जर्नी हमने तय करी कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको पहले तो 2 ट्यूनिंग फॉर्क बनाए, एक का लिखा y1, एक का लिखा y2, वेव निकल रहा है x बराबर 0 पर, फिर नया इक्वेशन लिखा, याद है आपको अभी पढ़ाया था, फिर सुपर पोजिशन से y1 प्लस y2, नया इक्वेशन है उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट कराया, AB का मतलब समझाया कि 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी था, क्लियर है। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड से फिर बताया कि देखो इंटेंसिटी, सॉरी बीट फ्रीक्वेंसी के लिए पहले इंटेंसिटी देखते हैं, I प्रोपोर्शनल टू a², ये समझाया। फिर पता चला मैक्सिमम के लिए पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, जब या तो 0 हो cos 0 डिग्री 1, cos स्क्वायर 180 भी 1 होता है, मैक्सिमम ही आएगा, cos 2π भी 1 होता है, cos 3π -1 होता है, -1 का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। जब आपको तेज साउंड सुनाई देगी मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर फिर से -1 का स्क्वायर 1, फिर मैक्सिमा। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि वो टाइम जिस पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। फिर मिनिमा के लिए भी चेक कर लिया, 0 यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, इस पर मिनिमम मिलता है। अब आप एक्चुअली क्या होता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट इसलिए करते हैं सर ये क्या है सर, 0π 2π 3, इसी में उनके गोटियाँ घूमने लगती है।
अरे घबराओ मत यार, समझो, इतनी जर्नी हमने तय करी, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाया बीट वाला कि जो आपको बीट दो वेव का सुपरपोजिशन के बाद जो आपको कहानी बनेगी ये बनेगी। इसमें एम्पलीट्यूड देखो वेरी कर रहा है, तो जब मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम होता है तो इसमें जो 1 बीट इसको काउंट करते हैं, इसमें जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। या मिनिमम से मिनिमम जो होता है बेटा, इसको भी टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट कहते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने देखा 1 बीट का क्या होगा, तो मैक्सिमम ये और फिर मैक्सिमम है, जितने टाइम गैप है इसको बोलेंगे 1 बीट का टाइम पीरियड। या यहाँ घटाओगे तो भी 1/f1 - f2 ही आना है, ठीक है। तो ये बेटा लिखा मैंने FB बराबर f1 - f2। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f1 - f2 के इक्वल होता है। आज के बाद कोई बोले बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो f1 - f2, यानी दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। हमें इसी को यूज़ करना बेटा न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मतलब हाँ थ्योरी क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है f1 - f2। अब जैसे देखो, सुनो ध्यान से, अब जैसे देखो, बिल्कुल आराम से सुनना, घबराना नहीं, घबराओ नहीं। इधर लिखा कि नहीं लिखा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, पहुंचो जल्दी, इसको यहाँ तक लिखो। डरो नहीं भाई, डरो नहीं, परेशान मत होना। देखो अब जैसे देखो बेटा, हम इस पे ना आपको सिंपल पहले कहानी बताते हैं। जैसे मान लो बेटा, मैंने आपसे कहा 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक का है 250 हर्ट्ज और दूसरे का है 252 हर्ट्ज। बताइए बेटा, दोनों से साउंड प्रोड्यूस हुआ, बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। नहीं, यहाँ पर जो आदमी है वो साउंड पो पो ऐसे करके सुनेगा ना, तो यहाँ पर बेटा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बोलेंगे सर दोनों का डिफरेंस 252 - 250 इट बिकम्स 2 हर्ट्ज। लो जी, बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फिर सुनो बेटा, बिल्कुल आराम से सुनो, आराम से मेरी बात सुनना। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर बोल दे ये ट्यूनिंग फॉर्क है और बोल दे कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो ये प्रॉन्ग है, प्रॉन्ग क्या बेटा, प्रॉन्ग इज फाइल्ड, प्रॉन्ग इज फाइल्ड। अगर प्रॉन्ग को फाइल करना, फाइल का मतलब होता है घिसना, घिसना क्या होता है, छोड़ो हटाओ, हिंदी क्यों लिख रहा हूँ। प्रॉन्ग इज फाइल्ड, फाइल्ड मतलब क्या होता है, पतला कर देना, घिस करके पतला कर देना। प्रॉन्ग जब पतले हो जाएंगे, जैसे ये प्रॉन्ग होते हैं ना, 2 डंडियाँ होती है ना ट्यूनिंग फॉर्क, एक तो हैंडल होता है और 2 प्रॉन्ग होते हैं, ये दोनों ऐसे रबर पैड पर पटकते हैं तो दोनों ऐसे 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 ऑसिलेट करता है। ऐसे मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, ऐसे 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 ऑसिलेट करता है ना बेटा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इसको पतला कर दो, घिस दो, घिस दीजिए तो पतला हो जाएगा। तो पतला होने से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पतला जितना होगा उतनी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी। अगर मैं इसको फाइल कर दूं, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो तेज हो जाएगी, 250 बजाय 251, 252, 253 इस तरह से हो जाएगी। तो बोलेंगे प्रॉन्ग इज फाइल्ड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेज, ये याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेज। ये सब बहुत सिंपल सा कहानी है बेटा। अगर कोई बोले कि इफ प्रॉन्ग इज लोडेड विद वैक्स, प्रॉन्ग इज लोडेड विद वैक्स, यानी बेटा उस पर ना वैक्स यानी उसको मोटा कर दिए, यानी उसमें और मटेरियल चढ़ा दिए हैं। जैसे ये प्रॉन्ग है, मोटा हो गया, यहाँ भी मोटा कर दिए, तो ये आराम आराम से ऑसिलेट करेगा, आराम आराम से, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, ठीक है। इफ प्रॉन्ग इज लोडेड विद वैक्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, देन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ये सब मालूम होना चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट को, क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। पहुँचो, लिखो लिखो, प्यार से लिखो। टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन नहीं लेना, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो।
एक मिनट जरा। तो बनाए बेटा क्वेश्चन, लिख लिया आप लोगों ने? चलो आज जम के सवाल करते हैं, ठीक है? बीट के सवाल तो कर ही लेते हैं, ठीक है? चलो भाई आओ मिल के क्वेश्चन बनाएं। देखो घबराना नहीं, घबराना नहीं, बस धैर्य रखना। बहुत अच्छा बनाओगे आप, बहुत अच्छा बनाओगे। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अब करते हैं बेटा, तो आपको समझ में आएगा। ट्यूनिंग फॉर्क, आराम से सुनना, ट्यूनिंग फॉर्क ए इज 1% ग्रेटर देन 1% ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्क बी, स्टैंडर्ड फॉर्क बी, स्टैंडर्ड फॉर्क बी। परेशान मत होना, है ना? बनाऊंगा कौन? मैं। वाइल ट्यूनिंग फॉर्क सी हैज frequency 2% smaller than B, smaller than B. Okay. When A and C sounded together, when A and C sounded together, डरो नहीं, sounded together, the number of beats heard per second, number of beats heard per second का मतलब क्या होता है बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी है ना, पर सेकेंड इज 15। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फॉर्क? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फॉर्क, यानी प्रत्येक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करने को कहा गया है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लिया, डोंट वरी, मैं बनाऊंगा तभी तो आप सीख पाओगे। देखो पहली बात तो बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क ए इज 1% ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी। देखिए बेटा, मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ ए और जो कि 1% ज़्यादा है बी से, यानी अगर बी की फ्रीक्वेंसी एफ बी है तो बी का 1% उसमें जोड़ लो। बी का 1% मतलब क्या होता है? एफ बी इंटू 1/100, ये हुआ एफ ए। क्लियर? कितना आएगा बेटा? 100 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 101 एफ बी। क्लियर हुआ? चलो भाई, तो क्या मैंने ए की फ्रीक्वेंसी निकाल ली? बी अगर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकाला? 1% ज़्यादा है। जैसे मेरे पास 100 रुपया है तो उसका 1% मेरे पास ज़्यादा है, यानी 100 रुपये का 1% 1 रुपया हुआ, उसको 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 रुपया। क्लियर हुआ? तो एफ बी है, एफ बी का 1% कैसे निकालते हैं? एफ बी 1% ऑफ एफ बी, यानी 1% ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई, तो एफ बी का 1% निकाला, उसे एफ बी में ऐड कर दी, एफ ए आया। अब चलिए एफ सी की बात करते हैं। एफ सी, एफ सी कितना बेटा? जरा ध्यान से सुनिए। एफ सी, तो अगर आप एफ सी को देखें बेटा तो वो बोल रहा है वाइल ट्यूनिंग फॉर्क सी हैज़ फ्रीक्वेंसी 2% स्मॉलर, मतलब स्मॉलर का मतलब एफ बी -2% ऑफ एफ बी,
यानी 2/100 ऑफ एफ बी। ठीक है, 100 एलसीएम ले लूँ, चलो भाई कितना आएगा 98 एफ बी, यानी 100 में से 2 का 98। एफ ए मालूम, एफ सी मालूम। अब कहता व्हेन ए एंड सी साउंडेड टुगेदर नंबर ऑफ बीट्स इज 15, मतलब ए और सी से दोनों से साउंड निकला, सुपर इम्पोज हुआ। क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है? नो सर, स्लाइटली डिफरेंट है। सुपर इम्पोज हुआ और 15 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया। क्या बीट फ्रीक्वेंसी अभी आपको मैंने सिखाया था? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो बड़ा उसको आगे लिखो। बड़ा कौन है? ए और सी है ना। देखो व्हेन ए एंड सी, यानी ए की फ्रीक्वेंसी देखनी है और सी की फ्रीक्वेंसी देखनी है, दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, ये छोटा, घटाएंगे तो 101 माइनस 100 में से 98/100 और बी की फ्रीक्वेंसी मैंने एफ बी माना हुआ ऐसे। तो कितना बीट फ्रीक्वेंसी है? 15, यहाँ 15 लिख लो, 15 बराबर। और अब बताओ 100 एलसीएम ले, 101 और 98, 3 आएगा बेटा। 3/100 एफ बी, 3 5 जा 15। अरे जो बी ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 500 हर्ट्ज है। अरे तो बहुत इजी निकला भाई। और एफ बी निकल गया तो एफ ए निकल जाएगा और एफ सी निकल जाएगा। नहीं आया? आपके साथ तो समस्या ये है ना कि आप समझते कम है। आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप समझते कम है, क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन देखा नहीं कि डर गए। चलो लिखो, और एफ बी की वैल्यू निकल गया तो यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एफ ए और एफ सी की वैल्यू। चलो जल्दी लिखो, जल्दी। कंफ्यूज्ड आत्मा, कंफ्यूज्ड आत्मा। जल्दी जल्दी बेटा। जल्दी जल्दी बेटा। जल्दी लिखो। कोई भी दिक्कत हो तो रिवीजन कर लेना तो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन करा रहा हूँ बीट का, परेशान मत होना, कराता जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है 2-4 और करा देता हूँ जिससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे। मिटाऊँ? चलो मिटाते हैं। और क्वेश्चन जो है वो अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं समझाऊंगा। लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन बोलता है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में इट वाज फाउंड दैट ट्यूनिंग फॉर्क एंड अ सोनोमीटर। देखो ट्यूनिंग फॉर्क है और सोनोमीटर क्या होता है? वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड। समझाया था ना, सोनोमीटर बताया ना, समझ के चलना। सोनोमीटर जब भी बोलेगा तो आपको ये समझना है कि वायर दोनों एंड पर फिक्स्ड है, दोनों से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे गिटार समझ लो, साउंड प्रोड्यूस हुआ। ओके, ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूँ नीचे, है ना, एकदम आराम से सुनना, घबराना नहीं। क्या क्वेश्चन है समझा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, आपको सुनाई भी दे रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया था कि ट्यूनिंग फॉर्क एंड अ सोनोमीटर वायर गेव 5 बीट पर सेकेंड। 5 बीट्स पर सेकेंड। बोलो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एफ बी दिया हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी दिया, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है, 5 हर्ट्ज है, इसे समझेंगे 5 हर्ट्ज, ठीक है। बोथ वेन द लेंथ ऑफ द वायर वाज 1 मीटर एंड 1.05 मीटर। बोथ वेन द लेंथ ऑफ द वायर वाज, यानी देखो बेटा, जब मैंने वायर का लेंथ 1 मीटर रखा तो मुझे बीट 5 हर्ट्ज का सुनाई दिया, और जब मैंने लेंथ को 1.05 मीटर कर दिया तो भी मुझे यही सुनाई दिया। अरे मतलब वायर की लेंथ बोल रहा है, दोनों केसेस में 5 सुनाई देता है। ट्यूनिंग फॉर्क फिक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी है। जब वायर का लेंथ मैंने 1 मीटर लिया तो 5 हर्ट्ज सुनाई दिया, 1.05 मीटर कर दिया तो भी यही सुनाई दे रहा। अच्छा, तो कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब सुनो कैसे बनाएंगे, परेशान मत हो। देखो आपके साथ परेशानी ये है
आप क्वेश्चन देख के डर रहे होगे, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहली बात हमें ये सोचना है कि इससे साउंड का मतलब है कि इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा, इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा। अब एक छोटी सी बात बताओ, किसी स्ट्रिंग में दोनों एंड पर बंधा है तो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है? NV/2L, ऐसा कुछ बताया था बच्चों? पहले ये बताना, बताया था ऐसा कुछ? रस्सी जब दोनों एंड पर फिक्स्ड होता है तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी जिन फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बनता है वो NV/2L होता है। अगर L कम रखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। देखो L कम है, 1 मीटर है, इन्वर्स रिलेशन है, L कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और L बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर दिमाग लगाओ, सपोज दैट इसकी फ्रीक्वेंसी F0, सोचो पहले लेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, इसका मतलब हो ना हो मैंने पहले स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करी हुई है, यानी लेंथ कम क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ये छोटा होगा ताकि अंतर 5 का बना रहे। सोचो ध्यान से, दिमाग लगाओ। फिर जब लेंथ को बड़ा किया तो लेंथ को बड़ा किया, जैसे सोचो बेटा, आप बोलेंगे सर इसको बड़ा क्यों मान रहे हैं, इसको बड़ा क्यों मान रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी? गधे जैसे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी 205 हो, तो क्या अंतर 5 का नहीं रहेगा? जल्दी बताओ। और मैंने लेंथ 1.05 किया तो पता चला इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 195 हो गई, तो भी 5 का रहेगा। डिफरेंस इज 5 ना भाई, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अभी मैं बोलूँ बीट फ्रीक्वेंसी 5 सुनाई दे रहा है, यहाँ पर आपने लेंथ बदला और 5 का 5 ही है, इसका मतलब जब लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो डिफरेंस 5 आ रहा होगा। और फिर आपने फिर लेंथ को बड़ा किया तो फ्रीक्वेंसी छोटा हुआ, लेकिन छोटा इतना हो गया कि फिर से डिफरेंस 5 ही रह गया। पकड़ में आया क्वेश्चन? ये मतलब है, यानी पहले लेंथ छोटा तो हम मान के चलेंगे फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की बड़ी है और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है तो डिफरेंस इज 5। अब मैंने लेंथ को बड़ा किया, जब लेंथ बड़ा करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? छोटा, और छोटा तो हम मान के चलेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क की ऑब्वियस सी बात है बड़ी हो जाएगी, डिफरेंस में कोई एक तो बड़ा और कोई एक छोटा रहेगा ना। अब की बार F0 माइनस F2 इज 5। बोलो अब थोड़ा सा समझ में आया बेटा? F0 माइनस F2 बराबर 5, ठीक है ना? F0 माइनस F2, अब मुझे क्या निकालना है? F0। अरे भाई अब कैसे करें, अब कैसे करें? ओहो हो, अब क्या करें? मुझे तो F0 निकालना है, F1 तो पता ही नहीं है। अच्छा लेंथ तो पता है ना? अरे इन्वर्स रिलेशन है ना? हाँ सर इन्वर्स रिलेशन है। एक काम करें, NV/2 को कांस्टेंट मान लें। हाँ कांस्टेंट मान लो, चलो चलो क्या माने? K मान लें, चलो K मान लेते हैं। K इनिशियल लेंथ कितना? 1 माइनस F0 बराबर 5, ओके। और फिर K अब फाइनल लेंथ कितना है? 1.05, ओके। बोलो क्लियर? नहीं समझ में आया? F1 NV/2 को क्या बार बार NV/2 क्यों लिख रहे हो? K लिख लो ना, K/L, L पहले 1 है और बाद में सॉरी ओए यहाँ इक्वेशन गड़बड़ कर दिया ना। F0 पहले है, F0 माइनस K/1.05 इक्वल टू 5। अब एक बात छोटा सा सोचो, मुझे ना पहले ना F0 निकालना है। F0 निकालने क्या करें? दोनों को ऐड करेंगे तो F0 से F0 कट जाए तो K निकल जाएगा। तो क्या करें? K निकालें फिर F0 निकालें? नहीं सर एक काम करो ना, K निकाल लो, K इक्वेट कर लो, K की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड इक्वेशन मान लो। डायरेक्ट ना एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को देखो, फ्रॉम सेकंड बन गया सर, सिंपल क्वेश्चन है। F0 माइनस K की वैल्यू क्यों ना यहाँ से लिख दें, ये उधर जाएगा 5 प्लस F0। क्यों बच्चों, कर सकते हैं ना? हाँ सर कर सकते हैं। 1.05 बराबर 5। अब एलसीएम लेते हैं। 1.05 यहाँ आएगा 1.05 F0 और यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस F0 बराबर 5। क्यों सही है? 1.05 में से 1 जाएगा तो 0.05 F0, ठीक है, और इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5, 0.5, और अगर आप ध्यान दो तो -5 उधर जाएगा +5। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया। F0 की वैल्यू कितना होगा? 5 जोड़ेंगे 10.25 में
0.05 डिवाइड में डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, लो जी आ गया। 205 हर्ट्ज का आंसर है। मिला लो आंसर, चलो देखो भैया कौन सा आंसर था, क्वेश्चन कौन सा था, कहाँ से लाए थे। हाँ देखो कैलकुलेशन है 205 हर्ट्ज, फाइनली 205 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व है बेटा। कैसे मैंने बनाया सामने आप देख रहे हैं, नोट करिए, समझ समझ के नोट करिए, समझ समझ के नोट करिए। चलिए समझ समझ के नोट करिए। तो बच्चों आज मैंने बीट पढ़ा दिया, कल जम के क्वेश्चन करते हैं पहले तो, है ना। सिर्फ इंटरफेरेंस बचा बेटा, बस सिर्फ इंटरफेरेंस, लेकिन कल क्वेश्चन करेंगे जम के, परसों फिनिश करेंगे, ठीक है। कल पहले जम के धुआंधार क्वेश्चन करते हैं, ओके, धुआंधार क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।